गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि हम भारत के भू-आकृतिक प्रदेश और उनका महत्व पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब हम आगे पढ़ने वाले हैं भारत में बहने वाली नदियाँ। और नदियों को हम किस रूप में पढ़ते हैं? अपवाह तंत्र के रूप में। और उसके आज शुरुआत करते हैं। चलिए, भारत का अपवाह तंत्र। और जब अपवाह तंत्र की बात करता हूँ तो आप समझिएगा, मैं भारत की नदियों की बात कर रहा हूँ। क्यों? अपवाह तंत्र क्या है? जब कोई एक नदी अपनी सहायक नदियों के जल को लेकर चलती है तो उसी को क्या कहा जाता है? अपवाह तंत्र कहा जाता है, ठीक है। और इस अपवाह तंत्र को दो भागों में बांटकर हम पढ़ते हैं। उत्तर भारत का अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय भारत का अपवाह तंत्र। उत्तर भारत के अपवाह तंत्र में हम पढ़ते हैं, ठीक है, हिमालयी अपवाह तंत्र। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीप में पढ़ते हैं हम प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र। और इस अपवाह तंत्र में उत्तर भारत की नदियाँ या हिमालयी नदियाँ पढ़ते हैं हम। और दक्षिण भारत या प्रायद्वीपीय भारत में हम प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ते हैं। और इन नदियों की सबसे पहले हम विशेषता जान लेंगे, फिर एक एक करके सारी नदियों को पढ़ते जाएंगे। सबसे पहले हम देखेंगे हिमालयी अपवाह तंत्र और प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र में डिफरेंस क्या क्या है, अर्थात अंतर क्या है, ठीक है। क्यों? यहाँ से सीधे क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में और वही आप गलत नहीं करो, तो उसके लिए मैं आपके साथ ये शेयर करता हूँ, ठीक है। सबसे पहले चलते हैं हम हिमालयी अपवाह तंत्र पे। और जब हिमालयी अपवाह तंत्र की बात करता हूँ मैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हिमालय अपवाह तंत्र में कौन शामिल होगा? हिमालयी नदियाँ, ठीक है। और इन हिमालयी नदियों को हम एक एक करके पढ़ेंगे कि इनकी क्या विशेषता है, फिर प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या हैं, उनकी क्या क्या विशेषता है। तो सबसे पहले चलेंगे हम हिमालय नदियाँ या हिमालय अपवाह तंत्र। तो ये एक नया और युवावस्था वाला अपवाह तंत्र है। नया कैसे? हिमालय हाल ही में 6 करोड़ साल पहले बना था, तो यहाँ से निकलने वाली नदियाँ भी क्या है? नई हैं। तो ये नई नदियाँ हैं, तो हाल अभी युवावस्था में पहुँची है, तो ये नया भी है और अभी युवावस्था में ही है, ठीक है। और आपके प्रायद्वीपीय का देखोगे आप तो ये पुराना है और प्रौढ़ावस्था को प्राप्त कर चुका है, ठीक है। क्योंकि प्रायद्वीप भाग आपके प्राचीन गोंडवाना लैंड का हिस्सा है जो काफ़ी पहले से निर्मित है, तो ये पुराना भी है और किस अवस्था में पहुंच चुका है? प्रौढ़ावस्था या वृद्धावस्था में पहुंच चुका है, ठीक है। अब आप पढ़ते हो जो युवा होता है वो ज़्यादा शक्तिशाली होता है, प्रौढ़ा या वृद्ध जो होता है वो कम शक्तिशाली होता है। तो वही अगला नदियों के क्रम में आ जाएगा, ठीक है। कैसे? तो ये नया युवा अवस्था वाला है, मुलायम चट्टानी भाग में पड़ता है। हिमालय में टर्शियरी चट्टानें पाई जाती है, अपनों ने पढ़ा था। और जब उन चट्टानी भागों में बहेगा तो अत्यधिक क्या करेगा? अपर्दन। मतलब हिमालयी नदियाँ मुलायम चट्टानी वाले भागों में बहती है और अत्यधिक अपर्दन के लिए जानी जाती है। जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ कठोर चट्टानी भागों में बहती है और न के बराबर अपर्दन करती है, क्योंकि कठोर चट्टानों का अपर्दन आसान नहीं होता है, जबकि मुलायम चट्टानों का अपर्दन आसान होता है। और जब ये कठोर चट्टानी और ये मुलायम चट्टानी ये अत्यधिक अपर्दन, ये कम अपर्दन करेगी, तो इसकी अगली प्रक्रिया भी देखिएगी। अपर्दन ज़्यादा तो अपने साथ अवसाद भी क्या लाएगी? बहुत ज़्यादा मात्रा में बहा कर लाएगी। और जब अपने साथ बड़ी मात्रा में अवसाद लाएगी, ठीक है, तो ये बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करेगी। कौन सी नदियाँ? हिमालयी नदियाँ। और विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? आप पढ़ते हो गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा। या वहाँ पर सुंदरी वृक्ष पाया जाता है, इसलिए उसको सुंदरवन डेल्टा भी कहा जाता है। और जो भारत और बांग्लादेश मिलाकर 2 देशों में फैला हुआ है, तो ध्यान रखना है। तो ये अत्यधिक अवसाद लाती है अत्यधिक अपर्दन के कारण, और आपके किसका निर्माण करती है? बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, ठीक है। तो वहीं आपके ये कम अवसाद ला रही थी कम अपर्दन के कारण, तो ये कम या छोटे डेल्टाओं का निर्माण करेगी या फिर एस्चुरी का निर्माण करेगी। हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है। देखो, ये डेल्टा का निर्माण बड़े करके करेगी और ये छोटे डेल्टाओं का निर्माण करेगी या फिर किसका निर्माण करेगी? एस्चुरी का निर्माण करेगी, ठीक है। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ एस्चुरी या छोटे डेल्टाओं का निर्माण करती है, जबकि हिमालय नदियाँ बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है। और एग्जाम्पल मैंने बता दिया सुंदरवन डेल्टा, ये ध्यान रखना है। फिर ये युवावस्था में है
और युवावस्था में तो अनेक स्थलाकृतियाँ बनाएगी, ये वृद्धावस्था में तो ये कम स्थलाकृतियाँ बनाएगी। जैसे हिमालयी क्षेत्र में देखोगे तो हिमालयी नदियाँ अनेक जलप्रपात, वी आकार की घाटी, उच्छलिकाएँ, ठीक है, जैसी ये स्थलाकृतियाँ बनाती हैं, ठीक है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ इतनी ज़्यादा स्थलाकृतियाँ नहीं बनाती है ना। तो एक खास बात है, ये आपके तीनों अवस्थाओं में बनाएगी, पर्वतीय क्षेत्र में भी बनाएगी, मैदानी क्षेत्र में भी बनाएगी और तटीय क्षेत्र में भी बनाएगी। ये बहुत कम स्थलाकृतियाँ बनाएगी क्योंकि प्राचीन समय से एक ही भाग में बहती आ रही है और कठोर चट्टानी भाग में, तो ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे जो हिमालयी नदियाँ हैं वो किस अपर्दन के लिए जानी जाती है? शीर्षवर्ती अपर्दन के लिए। किस अपर्दन के लिए जानी जाती है? शीर्षवर्ती अपर्दन के लिए। शीर्षवर्ती अपर्दन से क्या तात्पर्य है? जो जब कोई नदी ये यहाँ से बहना स्टार्ट हुई और ऐसे बह रही है तो थोड़े दिन बाद ये और ऊपर बहती जाएगी, ऊपर बहती जाएगी, ऊपर, तो फिर यहाँ, फिर यहाँ, तो ऐसे लंबाई बढ़ती जाएगी, शीर्ष की ओर बढ़ती जाएगी, इसको कहेंगे हम शीर्षवर्ती अपर्दन, ठीक है। जो कभी यहाँ से बह रही थी अब यहाँ से बह रही है, तो ऊपर की तरफ इसने अपर्दन करना स्टार्ट कर दिया, तो जिसके कारण मान के चलो कोई नदी ऐसे यहाँ बह के जा रही है, ठीक है, तो ये धीरे धीरे यहाँ से और एक दिन ऐसा आएगा यहाँ से बहने लगेगी और ये नदी जो अपना जल आगे ले जा रही थी इसका जल किधर मुड़ जाएगा? इधर मुड़ जाएगा, तो ये नदी का क्या कर लेगा? अपहरण कर लेगी, जिसको क्या कहा गया है? सरिता अपहरण। नदी का पर्यायवाची आप पढ़ते हो हिंदी में, सरिता अपहरण, ठीक है। तो यह नदी अपहरण करती है शीर्षवर्ती अपर्दन के कारण हिमालयी नदियाँ, और ये सरिता अपहरण के लिए जानी जाती है, ठीक है। और कौन से अपर्दन के कारण? शीर्षवर्ती अपर्दन के कारण। जबकि आप प्रायद्वीपीय नदियाँ पढ़ोगे तो ये केवल कौन सा अपर्दन करती है? पार्श्विक अपर्दन करती है। केवल कौन सा अपर्दन करती है? पार्श्विक अपर्दन। पार्श्विक अपर्दन से क्या तात्पर्य है? कि ये बस ऐसे बह रही है, गहराई चट्टानों की नहीं पर कर पाएगी क्योंकि कठोर चट्टानें हैं, तो ये क्या करेगी? किनारों को और चौड़ा करती जाएगी बस। तो ये ऐसे बहती है, फिर थोड़ी और चौड़ी हो गई, फिर थोड़ी और, तो ये अपने किनारों का अपर्दन करती है, जिसको क्या कहा जाता है? पार्श्विक अपर्दन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और ये कौन सा अपर्दन कर रही थी? शीर्षवर्ती अपर्दन कर रही थी। एक खास बात है, ये शीर्षवर्ती अपर्दन के कारण तो सरिता अपहरण करती है, इसके अलावा ये लंबवत और पार्श्विक अपर्दन दोनों करती है, ठीक है। ये शीर्षवर्ती कर रही, ये पार्श्विक कर रही थी, ये लंबवत और पार्श्विक। इसलिए आप देखोगे हिमालय की नदियाँ हिमालय क्षेत्र में बहुत गहरी गहरी होती है, ठीक है। क्यों? वो लंबवत अपर्दन करती, चट्टानों को काटती जाती है, ठीक है। और पार्श्विक अपर्दन देखोगे तो मैदानी क्षेत्र में बहुत चौड़ी चौड़ी हो जाती है। क्यों? आपके किनारों का अपर्दन करती है। तो हिमालय नदियाँ ये दोनों अपर्दन भी करती है, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ केवल पार्श्विक अपर्दन करती है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। फिर आपके एग्जाम में यहाँ से एक और क्वेश्चन पूछा गया है कि प्रायद्वीपीय हिमालय नदियाँ जो है वो अनुवर्ती और पूर्ववर्ती दोनों का उदाहरण है। अनुवर्ती और पूर्ववर्ती से क्या तात्पर्य है? तो पूर्ववर्ती मतलब जो हिमालय की उत्पत्ति से पहले से बहती आ रही है, और एक है अनुवर्ती जो हिमालय की उत्पत्ति या उसके साथ या उसके बाद बहना शुरू हुई है। पहले से बहती आ रही है वो कौन कौन सी नदियाँ आपके पूछा गया है, ठीक है। तो वो है आपके सिंधु, कौन कौन सी नदियाँ हैं? मुख्य रूप से एक सिंधु, ये देखोगे ये हिमालय तो यहाँ ऐसे बना है आपके, ये हिमालय तो ऐसे बना है, लेकिन देखो ये नदियाँ पहले से बहती आ रही है, ठीक है। और जब पहले से बहती आ रही है तो जब ये हिमालय का अपर्दन करेगी तो किसका निर्माण करेगी? गार्ज या कैनियन का। तो आपने सिंधु का गार्ज सुना होगा, जो नंगा पर्वत के जस्ट उत्तर में उत्तर में बना हुआ है और जिसकी गहराई 5000 मीटर से भी ज़्यादा है, ठीक है। तो ये सिंधु गार्ज। फिर आपके सतलुज नदी भी पहले से बहती आ रही है, तो ये भी पूर्ववर्ती नदी का उदाहरण है, देखो आप। फिर आप इधर देखोगे तो आपके काली नदी मिलेगी। फिर आप इधर देखोगे तो ब्रह्मपुत्र नदी मिलेगी। तो ये सब आपके पहले से बह
कर आने वाली नदियां हैं जिनको हम पूर्ववर्ती कहते हैं, और जो हिमालय की उत्पत्ति के साथ या बाद में बनी है उनको अनुवर्ती कहते हैं। तो हिमालयी अपवाह तंत्र जो विशेषता रखता है वो दोनों का विशेषता रखता है, मतलब यहाँ पर पूर्ववर्ती नदियाँ भी मिलती है और अनुवर्ती नदियाँ भी मिलती है। ठीक है, यही एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया आपके कि ये पूर्ववर्ती और अनुवर्ती दोनों का उदाहरण है, जबकि आपके प्रायद्वीपी जो है केवल किसका उदाहरण है? अनुवर्ती का उदाहरण है। केवल किसका उदाहरण है? अनुवर्ती का उदाहरण है। ठीक है, आपको फिर यहाँ से आगे ध्यान रखना, उत्तर भारत की नदियाँ सदा नीरा है, क्योंकि एक टाइम में वो मानसून से जल प्राप्त कर रही थी और एक टाइम में ग्लेशियर से जो पश्चिमी विक्षोभ के कारण बन रहे थे बर्फबारी के साथ, तो दोनों से, और जब दोनों से जल प्राप्त करेगी तो हमेशा उनके अंदर जल बहता ही रहेगा, तो उनको सदा नीरा नदियाँ कहा गया है। जबकि आप देखोगे प्रायद्वीपी नदियाँ केवल एक विशेष मौसम में अपने उफान पर होती है और गर्मियाँ आते आते सूख जाती है, अर्थात विशेष मौसम मतलब मानसून के समय, तो ये मानसूनी नदियाँ हैं या मौसमी नदियाँ हैं। जब मानसून आता है तो इन नदियों में भरपूर पानी होता है, जब मानसून अपने अंतिम समय में चला जाता है, ख़त्म हो जाता है, तो उसके बाद ये नदियाँ धीरे धीरे सूख जाती है। तो एक खास बात है कि ये मौसमी या मानसूनी है, जबकि ये सदा नीरा नदियाँ हैं। ठीक है, फिर आपके एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया है, जो उत्तर भारत की नदियाँ अगर सदा नीरा है तो उनमें वर्ष भर नौ परिवहन हो सकेगा, नावें चलेगी, जहाज चलेंगे, छोटे छोटे स्टीमर चलेंगे, तो वो नौ परिवहन की दृष्टि से क्या है? सुगम्य है। जबकि आपके प्रायद्वीपी नदियाँ नौ परिवहन की दृष्टि से सुगम्य नहीं है, क्योंकि गर्मियों में सूख जाती है। केवल उनमें तटीय भागों में, कौन से भागों में? तटीय भागों में, जहाँ डेल्टाओं का निर्माण कर रही थी कुछ नदियाँ, जैसे गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, तो वहाँ पर संभव हो सकेगा नौ परिवहन, बाकी कहीं नौ परिवहन संभव नहीं होता उनमें। इसलिए आप पढ़ोगे, हम जब जल परिवहन मार्ग पढ़ेंगे भारत के अंतर्देशीय, तो उसमें इधर केवल बड़े बड़े जल मार्ग मिलेंगे, बाकी इधर सब तटीय क्षेत्रों में मिलेंगे जल मार्ग, जबकि ये आंतरिक क्षेत्रों तक मिलेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये नौ परिवहन की दृष्टि से सुगम्य है, अनुकूल है, ये केवल तटीय भागों में अनुकूल है, प्रायद्वीपीय अंदर क्षेत्र में अनुकूल नहीं है, क्योंकि सूख जाती है। फिर मैंने बताया था ये डेल्टा का निर्माण करती है, और वो भी बड़े बड़े, और ये क्या कर रही थी? आपके डेल्टा और एस्चुरी का निर्माण कर रही थी, वो भी छोटे डेल्टा का। क्यों? क्योंकि इनके साथ कम अवसाद थे, इनके साथ अधिक अवसाद थे, तो ये ध्यान रखना है। तो हिमालयी नदियाँ डेल्टा का, बड़े बड़े डेल्टाओं का निर्माण करती है, ये छोटे डेल्टाओं का। फिर हिमालयी नदियाँ वर्ष भर पानी रहेगा, तो उसमें जलीय जीव जंतु भी रहेंगे, और जब जलीय जीव जंतु रहेंगे तो जैव विविधता की दृष्टि से क्या होगी? अधिक संपन्न होगी, तो वहाँ अधिक जैव विविधता मिलेगी। जबकि आपके प्रायद्वीपी नदियाँ में गर्मियों में सूख जाएगी, तो उनमें पाए जाने वाले जीव वगैरह भी क्या हो जाएंगे? मृत हो जाएंगे, तो उनमें जैव विविधता भी क्या होगी? कम देखने को मिलेगी। तो एक खास बात है, वहाँ अधिक जैव विविधता मिलेगी हिमालयी नदियों में, इनमें कम जैव विविधता मिलेगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। फिर आप देखोगे तो हिमालयी नदियों में बहुउद्देशीय परियोजनाएं बहुत कम हैं, क्योंकि ये मृदुल चट्टाने या मुलायम चट्टानी वाले भागों में बहती है, जिसपे आसानी से परियोजना स्थापित नहीं की जा सकती है। तो आपके इन नदियों पर केवल कुछ पर्वतीय क्षेत्रों में ही आपके कुछ कुछ परियोजनाएं मिलेगी, वो भी जहाँ कठोर चट्टानी संरचनाएं, बाकी परियोजना देखने को नहीं मिलेगी। और कुछ परियोजना में हम थोड़ी बहुत है हिमालय में देखते हैं आप। ठीक है, और मैदानी क्षेत्र में तो बिल्कुल कोई परियोजना नहीं मिलेगी, क्योंकि आप वहाँ तटबंध बना ही नहीं सकते। ठीक है, बांध कैसे बनाओगे? मिट्टी डाल के, क्योंकि नदियाँ बहुत चौड़ी होती है, बह जाती है, सारी मिट्टी बह जाएगी एक बार में उफान पे आएगी। तो यहाँ पर बहुउद्देशीय परियोजनाएं अनुकूल नहीं है। जबकि प्रायद्वीपी नदियाँ कठोर चट्टानी भागों में बह रही थी, ठीक है, तो वहाँ पर पानी को रोक लिया जाता है, बांध बना लिए जाते हैं कठोर चट्टानी भाग में सीमेंट कंक्रीट से, और मजबूत चट्टाने हैं तो खिसकती भी नहीं है, तो बांध टूटने उठने की आशंका भी नहीं रहती है। तो एक खास बात है, और वहाँ प्राकृतिक रूप से ही आप अनुकूल है वो। तो यहाँ पर अनेक बहुउद्देशीय परियोजनाएं, यहाँ न के बराबर परियोजनाएं, ये ध्यान रखना है। तो ये अनुकूल नहीं है बहुउद्देशीय परियोजना के लिए, ये अनुकूल है। और बहुउद्देशीय परियोजना से तात्पर्य ऐसा जिससे जल विद्युत भी उत्पन्न की जाती है, सिंचाई भी की जाती है, पेयजल के लिए जल भी उपलब्ध कराया जाता है, सारे उद्देश्य की पूर्ति होती है, उसको हम बहुउद्देशीय परियोजना कहते हैं। और भारत की पहली बहुउद्देशीय परियोजना दामोदर घाटी परियोजना पढ़ते हैं अपन, जब पूछा जा चुका है एग्जाम में क्वेश्चन। और मध्य प्रदेश की कौन सी है? चंबल घाटी, ठीक है, जिस पे गांधी सागर डैम बनाया गया था सबसे पहले, तो ध्यान रखना है। फिर एक हिमालय अपवाह तंत्र की खास विशेषता या हिमालय नदियों की खास विशेषता है, ये मुख्यतः एक ही जगह से निकलती, कहाँ से? हिमालय से।
आप देखोगे सारी हिमालयी नदियों का उद्गम हिमालय से हुआ है। और एक और ख़ास विशेषता है, हिमालय से अनेक नदियाँ निकलती है, लेकिन सागर तक केवल 3 प्रमुख नदियाँ ही पहुँचती है। ठीक है, कौन कौन सी आपके? सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र। बाकी सारी की सारी नदियाँ इन नदियों में मिल जाती है। ठीक है, तो ये खास बात है यहाँ की। तो यहाँ का उद्गम स्थल केवल हिमालय है, जबकि प्रायद्वीपी नदियाँ देखोगे तो अनेक पर्वत श्रृंखलाएं और पठार जैसे अरावली से भी निकलती है, विंध्याचल से भी निकलती है, सतपुड़ा, पश्चिमी घाट, ठीक है, रांची के पठार से भी निकलती है, तो पूर्वी घाट से भी निकलती है। तो अनेक स्थलों से निकलती है। और एक और ख़ास बात ये भी है कि अनेक नदियाँ सागर तक अपना जल ले जाती है। ठीक है, वहाँ इतनी नदियाँ निकल रही थी, लेकिन 3 नदियाँ ही सागर तक पहुँची। यहाँ सब छोटी छोटी नदियाँ भी सागर तक पहुँच जाती है। ठीक है, तो ये खास बात है इस अपवाह तंत्र की। तो ये हिमालय अपवाह तंत्र हुआ। ये आपका कौन सा हुआ? आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र हुआ। आपको सारे क्वेश्चन यहाँ से याद रखना है। एग्जाम में सीधे सीधे सिंपल क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, और हम थोड़ा सा रिवीजन नहीं कर पाते और हम गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, तो ये देखोगे आप, हिमालय अपवाह तंत्र, प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 पॉइंट हो गए। अगर 10 नंबर में मेंस में आंसर भी पूछ लिया जाए तो आराम से लिख सकते हो। ठीक है, हिमालयी नदियाँ और प्रायद्वीपीय नदियों में अंतर बताइए, सीधा सा क्वेश्चन आ जाता है। और इनके सारे अंदर जो जितने भी ये पॉइंट है, ये सब प्रीलिम्स के फैक्ट है। तो ये आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन बनेंगे। अब हमको डायग्राम में दिख रहा होगा, ठीक है, ये कुछ हिमालयी नदियाँ हैं। ठीक है, और आप देखोगे ये हिमालयी नदियाँ हैं और ये प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं। प्रायद्वीपीय नदियाँ और हिमालयी नदियों को विभाजन की एक रेखा है। ठीक है, तो ये इससे नीचे वाली प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ऊपर वाली हिमालयी नदियाँ हैं। इनकी खास विशेषता थी, देखो अनेक नदियाँ निकल रही थी, लेकिन कुछ प्रमुख नदियाँ ही कहाँ तक पहुँची? सागर तक, जिसमें एक सिंधु है, गंगा है और एक ब्रह्मपुत्र है। बाकी सारी नदियाँ देखो इन नदियों में मिल जा रही है। ठीक है, लेकिन प्रायद्वीपीय में देखो कितनी सारी नदियाँ शाखाएं दिख रही। इनका थोड़े नाम समझा देता हूँ मैं आपको क्रम से, कभी कभी सीधे क्रम पूछ लिया जाता है एग्जाम में, प्रायद्वीपीय और हिमालय नदियाँ। ठीक है, तो हम थोड़ा सा इनका डिटेल पढ़ लेते हैं, ये कौन कौन सी प्रमुख नदियाँ हैं हमारी। पहले हम उत्तर भारत की पढ़ लेते हैं, फिर हम प्रायद्वीप की भी पढ़ लेते हैं, फिर हम इनको डिटेल से भी पढ़ते जाएंगे। और उत्तर भारत की बात करें तो सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र आता है, फिर आता है आपके गंगा नदी, और फिर आएगा आपका ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और इनकी सहायक नदियाँ सिंपल अभी थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं हम, बाकी सब डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, सिंधु में कौन कौन सी है? तो आप देखोगे सिंधु निकलती कहाँ से? मानसरोवर से, और इधर से ऊपर से शोक नदी आती है। फिर गिलगित बाल्टिस्तान का नाम सुना होगा तो गिलगित नदी आती है। ठीक है, फिर काबुल का नाम सुना होगा आपने, अफगानिस्तान की राजधानी जो काबुल नदी के किनारे है, इसलिए उसका नाम काबुल पड़ा है। तो ये काबुल नदी वहाँ से बह के आ रही है अफगानिस्तान से। और एक आती है खुर्रम, जो खुर्रम की पहाड़ियाँ, सुलेमान की पहाड़ियों से निकलती है। ठीक है, तो ये कुछ नदियाँ हैं जो आपके किस में आके मिल रही है? सिंधु में ऊपर की तरफ से। तो नीचे की तरफ से देखोगे आप झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज, ये नीचे से मिलने वाली नदियाँ हैं। ठीक है, और इनको दाएं बाएं से बांट सकते हैं अपन। जो अगर इस दिशा में जा रहे हो आप तो ये वाला दायां हुआ और ये वाला बायां। तो दाएं से मतलब ऊपर से आने वाली नदियाँ और बाएं से नीचे से आने वाली नदियाँ सिंधु की। तो ये सब एग्जाम में पूछी गई है, तो अच्छे से याद रखना है। फिर हम सबको डिटेल में भी पढ़ेंगे। ऐसे गंगा में देखोगे आप तो पहले ऊपर से देखोगे तो रामगंगा से शुरुआत होती है, और महानंदा यूपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि गंगा नदी में अंतिम रूप से मिलने वाली उत्तर की तरफ से सहायक नदी कौन सी है? महानंदा है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। तो ये रामगंगा से शुरुआत होती है, फिर घाघरा नदी पढ़ी थी अपनों ने, जिसको काली नदी भी कहा जाता है, फिर गंडक नदी पढ़ी है अपनों ने,
ठीक है, आगे और डिटेल में पढ़ेंगे, जिसको सदा नीरा नदी कहा गया है वैदिक ग्रंथों में, गंडक नदी को। ठीक है, या इसका एक और नाम भी है आपके, जो आगे पढ़ाऊंगा मैं, शालिग्रामी। ठीक है, क्योंकि इसमें शालिग्राम पत्थर पाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है। तो एक घाघरा हो गई, गंडक हो गई, एक कोसी हो गई, जिसको बिहार का शोक कहा गया है। एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन, बिहार का शोक कौन सी नदी को कहा गया है? कोसी नदी को कहा गया है। और लास्ट में मिलने वाली कौन सी है? महानंदा। तो ये रामगंगा, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंदा गंगा में मुख्य रूप से उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियां हैं। जबकि दक्षिण की तरफ से देखोगे तो यमुना, जो प्रयागराज में जाके हम सब में आगे पढ़ेंगे प्रयाग कौन कौन से हैं। ठीक है, यमुना। फिर आप देखोगे इधर मध्य प्रदेश से जाती है कर्मनाशा, सोन और फाल्गु, और ये सब पूछा गया। कर्मनाशा मध्य प्रदेश की प्रमुख नदी है। सोन नदी आपके अमरकंटक के पठार से निकलती है, और पटना के निकट दानापुर में किस में मिल जाती है? ये गंगा नदी में मिल जाती है। और फाल्गु नदी पढ़ते हो आप सभी। ठीक है, आपका ये कमेंट सेक्शन में जवाब देना है, यहाँ पर इस नदी के किनारे किनको बौद्ध आपके ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, तो ध्यान रखना है। और आपके कौन सा तीर्थ स्थल है, चलो मैं ही बता देता हूँ। बोध गया का नाम सभी ने सुना होगा आपको। भगवान बुद्ध को फाल्गु नदी के किनारे ही किसकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बोध गया इसी के निकट है, तो ये ध्यान रखना है। गंगा में मिलने वाली, और सबसे अंतिम रूप से दामोदर जो है, हुगली की गंगा, यहाँ पर पश्चिम बंगाल में 2 धाराओं में बढ़ जाती है। एक बांग्लादेश में चली जाती है आपके, और एक भारत में नीचे की ओर बहती है, जो हुगली के नाम से जानी जाती है। ये ध्यान रखना है। ठीक है, गंगा जहाँ से निकलती है वहाँ भागीरथी के नाम से जानी जाती है, हम पढ़ेंगे आगे। ठीक है, और जहाँ मिलती है आपके गंगा सागर में, वहाँ हुगली के नाम से जानी जाती है। और एक धारा इसकी बांग्लादेश में चली जाती है, हम आगे पढ़ेंगे, इसको पद्मा के नाम से जाना जाता है बांग्लादेश में, जैसे जाती है वहाँ पे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है। और दक्षिण की तरफ से एक तो दामोदर हो गई, ठीक है, फाल्गु, सोन, कर्मनाशा, और यमुना। और फिर यमुना की सहायक नदी चंबल, सिंध, बेतवा और केन पढ़ते हैं। आप पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? ये सारी नदियां हम पढ़ने वाले हैं, अच्छे से याद रख लेना। चंबल, सिंध, बेतवा, केन, ये यमुना की सहायक नदियाँ। और चंबल की सहायक नदी भी पढ़ोगे आप, बनास। ठीक है, जो राजस्थान की प्रमुख नदी है। तो ये आपके खास बात ये है कि उत्तर भारत की नदियाँ किसी भी दक्षिण भारत की नदी में आकर नहीं मिल रही थी, लेकिन दक्षिण भारत की जो अनेक नदियाँ हैं, या प्रायद्वीपीय भारत की जो अनेक नदियाँ हैं, वो हिमालय अपवाह तंत्र की नदियों में जाकर अपना जल छोड़ रही है। देखो, ठीक है, तो एक अंतर ये भी लिख सकते हो आप कि हिमालय की कोई भी नदी किस में नहीं मिल रही है? प्रायद्वीपीय नदी में नहीं मिल रही है, लेकिन प्रायद्वीप की अनेक नदियाँ ये किस में मिल रही है? हिमालय नदियों में जाके मिल रही है। ठीक है, तो विशेषता ध्यान रखना है। फिर देखो आपके ये कौन सी हो गई? लूनी, राजस्थान की नदी है। ठीक है, ये प्रायद्वीपीय नदियाँ मुख्य रूप से यहाँ की पढ़ ली अपनों ने। फिर साबरमती पढ़ोगे, जिसके किनारे अहमदाबाद स्थित है। फिर माही नदी पढ़ोगे आप, जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। फिर नर्मदा पढ़ोगे, जो रिफ्ट वैली में बहती है। फिर ताप्ती पढ़ोगे, ये भी रिफ्ट वैली में बहती है। ठीक है, फिर आप कौन सी पढ़ोगे? गोदावरी पढ़ोगे। इसकी एक सहायक नदी है वैतरणा, जो आपके त्र्यंबकेश्वर के निकट से ही निकलती है। ठीक है, अभी हाल ही में MPPSC ने क्वेश्चन पूछा था, हम इनको और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर हम कृष्णा पढ़ेंगे, फिर हम कावेरी पढ़ेंगे, फिर हम पेन्नूरू भी पढ़ेंगे, और एक नीचे हम पढ़ेंगे यहाँ पे वेगई। फिर ये कौन सी नदी है? महानदी है। ये कौन सी है? स्वर्ण रेखा है। ये सब प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हैं। इनकी खास विशेषता है गोदावरी और कृष्णा का डेल्टा केजी बेसिन के नाम से जाना जाता है, जो औषधि चट्टानों का भाग है और पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस के लिए प्रसिद्ध है। कावेरी के डेल्टा को सोता हुआ हाथी कहा गया है। ये दक्षिण भारत का अन्न भंडार कहलाता है। महानदी जो है उड़ीसा की प्रमुख नदी है। ठीक है, और स्वर्ण रेखा एकमात्र ऐसी नदी है जो आपके एस्चुरी का निर्माण करती, इधर बाकी सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण कर रही थी। इधर वाली जितनी भी पश्चिमी घाट वाली नदियाँ हैं, ये एस्चुरी का निर्माण करती है ज़्यादातर। लेकिन एक खास बात है, पूर्वी घाट में कौन है? स्वर्ण रेखा नदी है जो एस्चुरी का निर्माण करती है। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, तो ये अच्छे से ध्यान रखना है, कौन सी नदी है? स्वर्ण रेखा नदी किसका निर्माण करती है? एस्चुरी का। बाकी सारी नदियाँ देखो डेल्टा का निर्माण कर रही है, डेल बना रखा है मैंने।
ठीक है। जबकि इधर आप देखोगे पश्चिमी घाट की नदियाँ आपके साबरमती, माही, नर्मदा, ताप्ती, फिर मांडवी, जुआरी पड़ेंगे अपन, गोवा में बहती है आपके, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे नीचे की तरफ पेरियार, पंबा, पेरियार, पंबा, भरतपुजा जैसी नदियाँ पड़ेंगे जो आपके केरल में बहती है, जो पश्चिम की ओर बहती है। बाकी सारी नदियाँ पूर्व की ओर जा रही है। इन सारी नदियों को हम डिटेल में एक एक करके पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये ध्यान रखना अच्छे से, ये ऊपर वाली आपके हिमालयी नदियाँ हुई, जबकि नीचे वाली प्रायद्वीपीय भारत की नदियाँ हुई। इनकी सहायक नदियाँ सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं, कौन सी नदी पे कौन सी परियोजना है, कौन सा जलप्रपात है, कौन सा बांध है, सिंपल सिंपल क्वेश्चन एग्जाम में बनते हैं। कहाँ सा उद्गम होता है, कहाँ पर मिलन होता है, ये सब हम डिटेल से पढ़ेंगे, ठीक है। चलो, लेकिन हम जब इतना पढ़ चुके हैं तो थोड़ा सा और पढ़ लें, ठीक है। अपवाद तंत्र तो हो ही गया, हिमालय और प्रायद्वीपी। अब मैं कुछ हिमालय अपवाद तंत्र में कुछ तंत्र की, नदी तंत्र की बात कर लेते हैं। और नदी तंत्र की बात करते हैं हम, तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम हिमालयी नदी। और हिमालयी नदी तंत्र या हिमालयी नदियों को 3 भागों में बांट के हम पढ़ेंगे। कौन कौन से? सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र, ठीक है। इन 3 तंत्रों में बांट के पढ़ेंगे हम, सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र, और इन सबका फिर अलग अलग विशेषता भी पढ़ेंगे हम। सबसे पहले पढ़ेंगे हम सिंधु नदी, ठीक है। और जब सिंधु नदी की बात कर रहा हूँ तो आपको अच्छे से ध्यान रखना है, सिंधु की सहायक नदियाँ, उद्गम और मिलन, ठीक है। और इनको वैसे भी वैसे डिटेल में पढ़ने वाले हैं, लेकिन हल्की हल्की डिटेल यहाँ से पढ़ लेते हैं। सिंधु नदी मानसरोवर क्षेत्र से निकलती है, तिब्बत के, और जो आपके लद्दाख और जास्कर पहाड़ियों के बीच बहती हुई आपके गिलगिट बाल्टिस्तान पीओके वाले क्षेत्र में जाती है, और नंगा पर्वत से पाकिस्तान में प्रवेश करके नंगा पर्वत के समीप गार्ज का निर्माण करती है और पाकिस्तान में प्रवेश कर जाती है, और लास्ट में कराची के निकट डेल्टा बनाते हुए किस में गिरती है? ये अरब सागर में। किसके निकट? कराची के निकट। तो ये ध्यान रखना है। फिर इसकी उत्तर की तरफ से मिलने वाली नदियाँ कौन कौन सी थी? शोक पढ़ चुके हैं हम, गिलगिट, काबुल और खुर्रम, ठीक है। इसके अलावा और भी आती है गोमल, सेंगर, ठीक है। गोमल और सेंगर नदियाँ भी इसकी सहायक नदियाँ हैं, ध्यान रखना है। और शोक नदी पर आप पढ़ोगे, ये अभी करंट अफेयर्स में चर्चा में थी, क्योंकि आपके बॉर्डर रोड सिक्योरिटी द्वारा यहाँ पर सड़क का निर्माण किया जा रहा है, ठीक है, फोर्स से जो है आपके, तो ध्यान रखना है। फिर नीचे की तरफ से कौन सी नदियाँ मिल रही थी इसमें देखोगे? झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज। झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलुज, और एक जास्कर पहाड़ी से मिलकर जा रही थी जास्कर नदी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में बहती है, श्रीनगर इसी नदी के किनारे, आगे पढ़ेंगे। चिनाब नदी 2 नदियों के संगम से बनी हुई, आगे पढ़ेंगे हम। चंद्र और भागा, अतः चंद्रभागा किसका नाम है? आपके चिनाब नदी का ही नाम है। ये दोनों धाराएं मिल जाती है तो चिनाब कहलाती है। ऐसे ही रावी पढ़ेंगे हम, रोहतांग दर्रे से निकलेगी। ऐसे ही व्यास पढ़ेंगे, और सतलुज पढ़ेंगे जो राकसताल से निकलती है। मानसरोवर के निकट ही एक और झील स्थित है राकसताल, वहाँ से सतलुज निकलती है। और हम पढ़ चुके थे शिप किला दर्रे से ये भारत में प्रवेश करती है, और इसी पर भारत का सबसे ऊंचा बांध स्थित था पहले, भाखड़ा नांगल, और अब कौन सा बन गया है? टिगरी बांध, जो भागीरथी नदी पे है, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध इसी पे बनाया गया, सतलुज नदी पे मुख्य रूप से, तो यहाँ ये भी पढ़ेंगे हम। और व्यास इसी की सहायक नदी है, ठीक है। और यहीं पर आपके आगे चल के एक बांध बनाया गया है, और वहाँ से फिर आपके एक नहर निकाली गई, हमने पढ़ा था इंदिरा गांधी नहर, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ने वाले हैं, किसमें? सिंधु नदी तंत्र में, एक एक नदी को। फिर हम पढ़ने वाले हैं कौन सा? गंगा नदी तंत्र, ठीक है। और जब गंगा नदी तंत्र की बात करता हूँ तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है क्या क्या क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो वही गंगा नदी का उद्गम गंगोत्री गोमुख ग्लेशियर से होता है, उसी की सहायक नदी है प्रमुख यमुनोत्री, जो बंदरपूछ ग्लेशियर से निकलती है। पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन, कौन सा ग्लेशियर? बंदरपूछ ग्लेशियर। और फिर यही गंगा नदी अपनी सहायक नदियों के साथ कहाँ मिल जाती है? बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। और इसकी अलग अलग विशेषताएं अभी बताई थी मैंने। उत्तर की तरफ से मिलने वाली पहली नदी रामगंगा, फिर घाघरा या काली, गंडक जिसको सदा नीरा भी कहा गया है, बताया था मैंने, ठीक है। और कोसी और महानंदा।
उत्तर की तरफ से मिलने वाली प्रमुख नदियाँ है। और दक्षिण की तरफ से देखोगे तो यमुना, फिर कर्मनाशा, सोन, फाल्गु और लास्ट में आपके रांची या झारखंड के पठार से निकलती है कौन सी, दामोदर नदी, जो इसमें मिल जाती है। ठीक है, और हुगली धारा में जाके मिलती है कोलकाता से पहले। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको। तो ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। फिर यमुना की सहायक नदियाँ भी लिखती मैंने। ठीक है, आपको ये याद रखना है। ठीक है, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। फिर हम पूछेंगे इसके बारे में जानेंगे कि ये बांग्लादेश में प्रवेश करती है और 2 धाराओं में बढ़ती है फरक्का के निकट। पूछा गया क्वेश्चन, यहाँ पर एक फरक्का डैम बनाया गया, बैराज जिसको बोलते हैं, केवल पानी रोककर जिसको दीवार बना दी जाती है उसको बैराज बोला जाता है। वो फरक्का बैराज आपके भागीरथी गंगा नदी पर स्थित है और वहाँ से 2 धाराओं में बढ़ती है ये। एक हुगली कहलाती है और एक बांग्लादेश में जाके क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। एक हुगली कहलाती है जिसके किनारे कोलकाता शहर स्थित है, और एक बांग्लादेश में जाके क्या कहलाती है, पद्मा कहलाती है। यही पद्मा जाके जब ब्रह्मपुत्र आएगी उसमें मिलेगी तो किस नाम से जाना जाएगी, मेघना के नाम से जानी जाएगी। और यही आपके मेघना आगे जाके डेल्टा बनाते हुए किस में मिल जाएगी, बंगाल की खाड़ी में मिल जाएगी। ठीक है, तो आपको यहाँ से ध्यान रखना है। तो ये हुआ आपका गंगा नदी तंत्र और इसकी सहायक नदियाँ। ठीक है, एग्जाम में सीधे सीधे क्वेश्चन बनते हैं, किसी भी पीसीएस में ले लो, यूपीएससी में तो सिंपल फेवरेट क्वेश्चन है नदियों का, और एमपीपीएससी का भी बन गया फेवरेट। तो आपको ध्यान रखना है, ऐसे क्वेश्चन 101% आने हैं, और इनको जब डिटेल में पढ़ेंगे तो और अच्छे से पढ़ेंगे इनको। ठीक है, तो फिलहाल इतना याद रखना है। फिर आप पढ़ोगे कौन सी नदी है आपकी, एक ब्रह्मपुत्र नदी। ठीक है, और जब ब्रह्मपुत्र नदी की बात करता हूँ मैं तो इसकी भी विशेषता पढ़ लेते आइए। और ब्रह्मपुत्र नदी देखोगे तो वही जहाँ से सिंधु नदी निकल रही थी मानसरोवर क्षेत्र से, तो उसी मानसरोवर क्षेत्र के निकट मानसरोवर झील है, वहाँ से निकलती है। ये जब आपके तिब्बत में बैठती है तो इसको सांगपो के नाम से जाना जाता है, एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। ठीक है, और जब ये बताया था यांगियाब दर्रे से भारत में प्रवेश करती है तो किस नाम से जानी जाती है, दिहांग के नाम से जानी जाती है, और इस यही दिहांग गाज का निर्माण भी करती है। ठीक है, कौन से दर्रे के निकट, यांगियाब दर्रे के निकट। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, यांगियाब दर्रे के निकट दिहांग गाज का निर्माण करते हुए दिहांग नाम से जानी जाती है अरुणाचल प्रदेश में, और ये भारत में प्रवेश कर जाती है। ठीक है, मतलब वहीं अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, फिर आप देखोगे ये असम के मैदान में प्रवेश करके वास्तव में अपने नाम से जानी जाती है, जिसको हम कहते हैं ब्रह्मपुत्र। तो ब्रह्मपुत्र असम के मैदान में जानी जाती है, तिब्बत में सांगपो, अरुणाचल प्रदेश में दिहांग, और आपके असम में किस नाम से जानी जाती है, ब्रह्मपुत्र के नाम से जानी जाती है, ध्यान रखना है। फिर यही जब आगे बांग्लादेश में प्रवेश करती है तो जमुना के नाम से जानी जाती है। किस नाम से जानी जाती है, जमुना। ठीक है, गंगा किस नाम से जानी जा रही थी, पद्मा, ये किस नाम से जानी जा रही है, जमुना। और जब पद्मा और जमुना दोनों मिलती है तो मेघना कहलाती है, ये ध्यान रखना है। पद्मा और जमुना दोनों मिलती है तो क्या कहलाती है, मेघना। ये सारे फैक्ट के रूप में एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, आगे भी पूछे जा सकते हैं, और इनकी सहायक नदियाँ भी पूछी जा सकती है। जैसे ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदियाँ कौन कौन सी है, यूपीएससी पूछ चुकी है, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, तिस्ता, धनसिरी, दिसांग, लोहित, दिबांग। ये किसकी सहायक नदियाँ हैं, ब्रह्मपुत्र की नदी की सहायक नदियाँ। दिबांग आप देखोगे अब ये नदी ऐसे बह रही है तो इसका ऊपर वाला क्या हुआ, बायां हुआ, और नीचे वाला दायां। तो बाएं से दिबांग, लोहित, दिसांग और धनसिरी, और दाएं से कौन सी मिलेगी आपके, दिहांग तो खुद ही इसका नाम था, सुबनसिरी, कमेंग, मानस और तिस्ता। ठीक है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। तो ये आपके क्या हुआ है, आपके प्रमुख नदी तंत्र हुए, जिसमें हिमालय नदी तंत्र अपनों ने पढ़ लिया है, सिंधु नदी तंत्र, गंगा नदी तंत्र और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र आपको यहाँ से याद रखना है, और यहाँ से सीधे सीधे इसका डायग्राम बना के अच्छे से लिख सकते हो, और यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आज की क्लास के लिए इतना ही काफ़ी है। अब हम कल से एक एक नदियों की, चाहे हिमालय नदियाँ हो चाहे प्रायद्वीपीय नदियाँ हो, उनकी डिटेल डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच।